Good morning to all of you. Now, today I am talking about to find out income from salary. इनकम फ्रॉम सैलरी को फाइंड करने से पहले हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी को समझते हैं। मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, ऐसा आप लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार से ए हेड नंबर 1 है। आप लोग जानते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार से आपका इनकम टैक्स में 5 हेड हैं। हेड नंबर 1 आप लोग को जानते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। हेड नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हेड नंबर 3 इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। हेड नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एंड लास्ट हेड नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टू फाइंड आउट इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी को समझने से पहले हम लोग उसका मीनिंग पढ़ेंगे कि आखिर इनकम फ्रॉम सैलरी होता क्या है। मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी तो बोलता है एनी रेमुनरेशन। रेमुनरेशन डैट मीन पारिश्रमिक, काम करने के बदले में जो दिया जाता है। गिवन बाय एम्प्लॉयर, किसके द्वारा दिया जाएगा? एम्प्लॉयर टू हीज एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को। फॉर सर्विसेज रेंडर बाय हिम इट इज़ कॉल्ड इनकम फ्रॉम सैलरी। बोलता है कि कोई भी रेमुनरेशन पारिश्रमिक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में जो रेमुनरेशन, जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसे इनकम फ्रॉम सैलरी कहा जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट हेड ऑफ इनकम टैक्स। आप लोग को जैसा बताया कि इनकम टैक्स में ये पहला हेड है, फर्स्ट हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। एज पर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये जो मीनिंग जो लिया गया है वो इनकम टैक्स एक्ट एज पर सेक्शन 15 के अनुसार से है। क्लियर? तो हम लोग आगे देखते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो है इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट को आप ड्यूरिंग द जॉब पीरियड में जो सैलरी लेते हैं उसका अलग एक चैप्टर बना दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरिंग द जॉब पीरियड। काम भी कर रहे हैं और उसी दरमियान आप सैलरी ले रहे हैं तो इस सैलरी को आप कहते हैं ड्यूरिंग द जॉब पीरियड। एंड और दूसरा जो सैलरी मिलता है जब आप रिटायर कर जाते हैं उसके बाद भी आपको सैलरी मिलता है तो उसको हम लोग आफ्टर रिटायरमेंट के नाम से जानते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार से इनकम फ्रॉम सैलरी को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट ड्यूरिंग द जॉब पीरियड के अलग चैप्टर कर दिए गए हैं एंड सेकेंड पार्ट आपको आफ्टर रिटायरमेंट, जब आप रिटायर कर जाते हैं उसके बाद जो सैलरी मिलती है उसका अलग चैप्टर बना दिया गया है। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे वो ड्यूरिंग द जॉब पीरियड के अंतर्गत में बात करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आफ्टर रिटायरमेंट में जब आप लोग रिटायर कर जाएंगे आफ्टर रिटायरमेंट तो सबसे पहले गवर्नमेंट से आपको ग्रेच्युटी मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10, पेंशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 ए, अर्न लीव सैलरी मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 AA, कंपनसेशन ऑफ
रीट्रीचमेंट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10B वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसको हम VRS के नाम से जानते हैं। इसको आपको अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C एंड लास्ट प्रोविडेंट फंड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 सब सेक्शन 12। तो प्रोविडेंट फंड आपको 4 प्रकार की होती है: रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड लास्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्लियर। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी को कैसे आखिर कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ जिस एम्प्लॉई का आप निकालेगा, मिस्टर एक्स है तो मिस्टर एक्स लिखेगा, मिस्टर वाई है तो मिस्टर वाई लिखेगा। जो आपको यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है, नेम ऑफ द एम्प्लॉई, यहाँ मिस्टर एक्स है तो आपको एक्स लिखेगा, वाई है तो वाई लिखेगा, जेड है तो जेड लिखेगा। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि नेम ऑफ द एम्प्लॉई वहाँ लिखाएगा। फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021, आप जानते हैं कि आप लोग को योर असेसमेंट ईयर इज 2020-2021। आपको सिंगल सा एक फॉर्मेट लेना होगा पार्टिकुलर अमाउंट का। इस फॉर्मेट में हम लोग फाइंड कर लेंगे कि मेरा कितना आपका इनकम फ्रॉम सैलरी से हुआ है। क्लियर। तो आपको फर्स्ट जो पॉइंट है इनकम फ्रॉम, फर्स्ट जो आपका पॉइंट जो है बेसिक सैलरी ऑब्लिक वेजेज। खास करके इस चैप्टर में सैलरी और वेजेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आपको यहाँ पर बेसिक सैलरी को आपको लेना है और यहाँ पर अमाउंट लिख देना है। अब यहाँ मान लीजिए कोई एम्प्लॉई मिस्टर एक्स जो है 1 मंथ में 12,000 अगर आपको रिसीव करता है सैलरी, तो हमेशा जानते हैं कि ये जो आप सैलरी फाइंड कर रहे हैं वो आप 1 ईयर के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। डैट मीन्स 1,44,000। उसी प्रकार से आपको दूसरा जो आइटम है डियरनेंस अलावेंस, डियरनेंस अलावेंस दिया रहेगा, आपको लिख देंगे। अगर मंथली दिया है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करके लिख देंगे। डियरनेस पे, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग DP के नाम से जानते हैं, ये भी लिख देंगे। नेक्स्ट आपको बोनस है तो बोनस को भी लिखेंगे। कमीशन दिया हुआ कमीशन को भी लिखेंगे। फ़ी दिया हुआ तो फ़ी को लिखेंगे। एडवांस सैलरी और एरियर ऑफ सैलरी, यहाँ पर दोनों लिखेंगे। एडवांस सैलरी आखिर क्या होता है? वैसा सैलरी जो आप समय से पहले रिसीव कर लिए हैं, तो इस प्रकार की सैलरी को आप एडवांस सैलरी के नाम से जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप लोग को जो मंथ चल रहा है वो मई महीने चल रहा है। क्लियर। अगर आप जून और जुलाई का सैलरी अगर आप मई में ले लेते हैं तो ये आपका एडवांस सैलरी कहलाएगा। क्लियर। एरियर ऑफ सैलरी कहने का मतलब है अवधि आपका कुछ पिछले महीनों का सैलरी आपको नहीं मिला है। डैट मीन्स अभी आप लोग को मई चल रहा है, ठीक है, तो मई में आपको अब अप्रैल का सैलरी नहीं मिला है तो वो सैलरी कहलाएगा एरियर ऑफ सैलरी। दोनों यहाँ पर आपको लिखाएगा, एडवांस सैलरी दिया हो या एरियर ऑफ सैलरी, दोनों यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट है ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। अब यहाँ बात होती है कि अलाउंसेस क्या होता है। अलाउंसेस मतलब आपको जानते हैं कि इस चैप्टर में आपका 2 पार्टीज है। एक पार्टीज आपका एम्प्लॉयर है जो आपको रोज़गार देने का काम किया है। क्लियर। उसको हम लोग एम्प्लॉयर के नाम से जानते हैं। दूसरा जो पार्टी है वो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, करने वाला व्यक्ति को हम लोग एम्प्लॉय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर
अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अतिरिक्त अगर कुछ आपको नगद में प्रोवाइड कर दिया जाता है तो इसको हम अलाउंसेस के नाम से जानते हैं। इसका डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसी प्रकार से वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स आपको यहाँ बार बार बता रहे हैं कि दो पार्टीज है। फर्स्ट पार्टी आपका एम्प्लॉयर है एंड सेकेंड पार्टीज आपको एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉयर जो होता है वो आपको रोज़गार दिया है, एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया है, उस व्यक्ति को आप एम्प्लॉयर के नाम से जानते हैं। एंड सेकेंड जो पार्टी है एम्प्लॉय, जो काम करने वाला व्यक्ति हो, पर्सन हो, तो उसको हम लोग एम्प्लॉय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर परक्विजिट्स का मतलब होगा कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, आपको जब नगद में दिया जाता था तो वो अलाउंसेस कहलाता था, लेकिन परक्विजिट्स का मतलब है आपको नगद में नहीं मिलेगा, कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया जाएगा थ्रू द एम्प्लॉयर। हिज टू एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटी के रूप में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस प्रकार की वैल्यू को परक्विजिट्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास गार्डनर नहीं है तो गार्डनर फैसिलिटी करवा दिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी करवा दे। यहाँ कैश नहीं दे रहे हैं, आपको जो फैसिलिटी चाहिए वो फैसिलिटी को हम प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हो गया, वाटर फैसिलिटी हो गया, कार फैसिलिटी हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारा फैसिलिटी होता है। तो इसको भी हम डिटेल आगे हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी और वेजेज। प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी और वेजेज कहने का मतलब ये है कि कोई भी एम्प्लॉयर, ठीक है, अपने टर्म एंड कंडीशन को परिवर्तन करने के बदले में जो आपको कंपनसेशन एम्प्लॉय को दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी और वेजेज। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस को जो पोजीशन जो है कभी अपवर्ड की ओर होता है, कभी डाउनवर्ड की ओर होता है। अगर बिजनेस डाउनवर्ड की ओर जा रहा है तो एम्प्लॉयर क्या करेगा कि जो एम्प्लॉय को जो पहले से सैलरी दे रहा है उसको कम कर देगा, क्योंकि बिजनेस उसका डाउनवर्ड की ओर हो रहा है, ठीक है। तो आपको एम्प्लॉयर क्या करेगा, जो पहले सैलरी देता था उस सैलरी आपको कम दे रहा है, तो जो कम देने के बदले में आपको एक कंपनसेशन अमाउंट देगा, उस कंपनसेशन को आप प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के नाम से जानते हैं। उसको यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी। आपको क्या होता है कि रिकॉग्नाइज, अभी हम जस्ट बताए कि जो प्रोविडेंट फंड है वो आपको 4 प्रकार की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। फर्स्ट प्रोविडेंट फंड known as recognized provident fund, second known as unrecognized provident fund, third known as statutory provident fund and last public provident fund। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी फंड में पैसा जमा करेगा। तो यहाँ एम्प्लॉयर जितना जमा करेगा यदि सैलरी के 12% से अधिक होगा तब टैक्सेबल होगा। 12% तक आपको टैक्स फ्री है, उस स्थिति में आपको टैक्स नहीं लगेगा। लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ 12% सैलरी, 12% से अधिक होगा तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगा। उसी प्रकार से आपको इंटरेस्ट ध्यान देना है। इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5%। यदि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जितना पैसा आप जमा किए हैं
एम्प्लॉयर जमा कर दिया है। अगर 9.5% से ज़्यादा मिल रहा है तो जितना ज़्यादा मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। अगर 9.5% तक आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वहाँ तक आपको एग्जेम्प्ट होगा, उस स्थिति में आपको टैक्स नहीं होगा। तो उस आपको ध्यान रखना कि एक्सेस होगा तभी टैक्स लगेगा। एक्सेस ऑफ 9.5% तब यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करना होगा। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद अभी जस्ट हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे ब्रीफली में। तो आपको ग्रेजुटी है, अर्न लीव सैलरी है, कंपनसेशन ऑफ रिट्रीचमेंट है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, टैक्सेबल पार्ट ऑफ पेंशन है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। ये सब हम लोग डिटेल स्टडी आफ्टर रिटायरमेंट चैप्टर में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि आपको आफ्टर रिटायरमेंट में कुछ अमाउंट आपको एग्जेम्प्ट होगा और कुछ अमाउंट टैक्सेबल होगा। जो अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर देंगे। 1 बाय 1 स्टडी हम लोग डिटेल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये सभी को ऐड करने के बाद आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू डैट मीन्स आपका टोटल सैलरी, ग्रॉस एनुअल सैलरी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर? जब ग्रॉस एनुअल सैलरी में से आपको एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार से आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन आपको 3 है जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 जो है आपका डिडक्शन मिलेगा 40,000 तक, यहाँ पर आपको रिकॉर्ड कर देंगे। दूसरा डिडक्शन इंटरटेनमेंट अलाउंसेस का मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 5,000 मिलेगा। लेकिन किसको मिलेगा? इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही टैक्स मिलेगा। दूसरा एम्प्लॉय को, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टैक्स कभी भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट